तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन। फिजिक्स को समझने के लिए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, थोड़ा बेसिक नॉलेज ट्रिग्नोमेट्री का और वेक्टर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स आते हैं उनको फिजिक्स समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। फार्मूले रटना बहुत आसान है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लेकिन उसको समझना, इन कंसेप्ट को, कैलकुलस की जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो पार्ट हैं, एक तरीके से फैमिली मेम्बर है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का तो इन कंसेप्ट्स को आप फिजिक्स में फटाफट अप्लाई करोगे बच्चों, ठीक है कि नहीं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन की, क्या है इंटीग्रेशन बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं, ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो एक फंक्शन एफ दे रखा है और इसका इस तरीके से ग्राफ आया है, ठीक है। कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन, कॉस, एल्जेब्राइक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि जैसे कोई फोर्स का एक फंक्शन है, एक ऐसा फोर्स है जो पोजीशन के साथ, जैसे हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं और कभी हम 2 न्यूटन लगा दे रहे हैं, फिर 3 न्यूटन, फिर 4 न्यूटन, फिर 10 न्यूटन, फिर 8, 7, 6, 5, 4, फोर्स को कम करते जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो पहले फोर्स को आपने इंक्रीज किया, फिर फोर्स को डिक्रीज कर दिया, इस टाइप का कोई फंक्शन है, ठीक है। ये इसलिए फोर्स को हम कंसेप्ट को ले रहे हैं क्योंकि ये आपके वर्क एनर्जी जब करेंगे तो ये सेम कंसेप्ट हमारी फिर से यूज हो जाएगी, इसी इंटीग्रेशन की वाली कंसेप्ट है। तो बेटा ऐसे कि ये फंक्शन एफ है, एक्स और एफ के बीच जो ग्राफ है वो ऐसा आ रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर थोड़ा सा डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम इस ग्राफ का एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। कहाँ से कहाँ तक? x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर से लेके x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आप बता सकते हो कि इस 2 सेंटीमीटर से लेके 8 सेंटीमीटर, ये 8 है और ये 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। इस 6 सेंटीमीटर को हम सपोज करो 5 स्ट्रिप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कितनी स्ट्रिप? 5 स्ट्रिप में डिवाइड करते हैं। एक स्ट्रिप, 1 स्ट्रिप, सेकेंड स्ट्रिप, थर्ड स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब हो गया पट्टी, ठीक है कि नहीं। छोटी छोटी पतली पतली पट्टियों में हम, ठीक है कि नहीं, पट्टी में डिवाइड करते हैं, स्ट्रिप्स में, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5। और ये ध्यान रखेंगे कि द विड्थ ऑफ ईच स्ट्रिप मस्ट बी सेम। जितनी ये पट्टियां हैं इन सबकी विड्थ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो कितनी? 5 स्ट्रिप हैं, तो ये जो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो एक स्ट्रिप की विड्थ हम कहते हैं, चलो डेल्टा एक्स है। कितनी है? डेल्टा एक्स है। ये सब डेल्टा एक्स की विड्थ की डिस्टेंस, विड्थ की स्ट्रिप्स हैं। और एक स्ट्रिप की जो विड्थ है कैसे निकालोगे? 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय कितनी स्ट्रिप में डिवाइड किया? 5 में। तो 5 से डिवाइड किया तो जो टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर थी उसको हमने 5 से डिवाइड कर दिया। बच्चों कितना आ गया? 1.2 सेंटीमीटर विड्थ आ गई आपकी, ठीक है। एक स्ट्रिप की विड्थ कितनी आ गई? 1.2 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है कि नहीं। कब? जब आपने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितनी ली है? n क्या है? नंबर ऑफ स्ट्रिप्स है बच्चों, ठीक है कि नहीं। और जब आपने 5 स्ट्रिप्स ली, n5 लिया, तो विड्थ कितनी? एक की आई 1.2। सपोज करो कि अगर हम लेट n इक्वल टू कितना ले लेते? 10 ले लेते, तो डेल्टा एक्स क्या होता आपका? इस 8 में से 2 को माइनस करेंगे हम, ठीक है। और ये 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 6/10 कितना होगा? 0.6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं बेटा। तो डेल्टा एक्स कितना हो गया? 0.6 सेंटीमीटर अब आ गई। जब आपने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितनी ले ली? 10 ले ली बच्चों। तो अब आप क्या होगा ये कि 10 का मतलब हो गया कि ये इस तरीके से इसको 10 स्ट्रिप्स में हमने डिवाइड कर दिया बेटा। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ऑफ कोर्स पहले से स्ट्रिप क्या हो गई? हाफ रह गई, ठीक है। अगर हम लेट n इक्वल टू कितना ले ले बेटे? 20 ले लें या 100 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं हम? 100 ले लेते हैं। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा आपका?
8 माइनस 2, 8 में से 2 गया, कितना हुआ 6। इसको हम कितनी स्ट्रिप में डिवाइड किया, 100 स्ट्रिप में अगर हम डिवाइड करेंगे इस पूरे एरिया को, तो एक स्ट्रिप की विड्थ कितनी हो जाएगी, 6/100 कितना हो गया, 0.06 सेंटीमीटर। आप सोचो अगर हम 1000 n की वैल्यू सपोज करो 10,000 ले लें, कितनी ले लें 10,000, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये विड्थ क्या होगी, और पतली हो जाएगी। ये पट्टियां जो हैं, स्ट्रिप्स हैं, इनकी विड्थ बहुत कम हो जाएगी, बहुत पतली पतली वर्टिकल स्ट्रिप बनेगी, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा, 8 माइनस 2 अपान, है ना, 10,000 अगर करेंगे तो 6/10,000 कितना हो जाएगा बेटा, 0.0006, ठीक है, 006 हो जाएगा बेटा, है ना। आप देखो, देख रहे होगे कितनी स्मॉल विड्थ आ रही है। अच्छा, लेट हम कहते हैं कि अगर ये n टेंस टू इन्फिनिटी होता, n मतलब नंबर ऑफ जो स्ट्रिप्स हैं, ये ऐसी इनफाइनाइट 10,000 क्या, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ठीक है कि नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर करते तो डेल्टा एक्स क्या आता, इतना स्मॉल आता, इतना स्मॉल आता कि हम कह देते डेल्टा एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन में वैसे क्या होगा कि डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स क्या होगा बेटे, n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा 8 माइनस 2 अपान n, और n टेंस टू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी से इसको डिवाइड करोगे तो जो डेल्टा एक्स क्या होगा, 0 के क्लोज हो जाएगा, इतना स्मॉल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आप इंक्रीज करते जाओगे जितनी ज़्यादा, वैसे वैसे जो विड्थ है वो बहुत कम होती जाएगी, और हम क्या कहेंगे, डेल्टा एक्स को हम क्या कह देंगे बेटा, dx कह देंगे। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम इसको जनरल कंटेक्स्ट में करने वाले हैं इसी चीज़ को। ये जो पर्टिकुलर केस लिया इसको हम जनरलाइज करेंगे और वहाँ से हम इंटीग्रेशन की कंसेप्ट को डेराइव करेंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हम अब पिछली बार x इक्वल टू 2 लिया था और ये x इक्वल टू 8 लिया था। अब हम लोग क्या करें कि इसको x इक्वल टू a और x इक्वल टू b एक जनरल कंटेक्स्ट में इसको समझते हैं हम लोग हैं, ठीक है। तो हमने इसमें बहुत सारी पतली पतली स्ट्रिप्स में, ऐसी कितनी n स्ट्रिप्स में लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स ले ली हमने, और हर एक स्ट्रिप की जो विड्थ है, विड्थ ऑफ वन स्ट्रिप कैसे निकालेंगे हम, इसको हमने डेल्टा एक्स कह दिया, ठीक है। तो विड्थ ऑफ वन स्ट्रिप क्या होगी, डेल्टा एक्स कैसे निकालोगे, इस b में से x इक्वल टू b में से x इक्वल टू a माइनस कर दोगे तो ये क्या होगा, b माइनस a, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, b माइनस a। उसमें आपने कितनी स्ट्रिप्स बना दी, n स्ट्रिप, तो एक स्ट्रिप की विड्थ कितनी होगी, b माइनस a अपान n हो जाएगा। n व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हमने ले ली, ठीक है कि नहीं। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्रिप से अगर डिवाइड करोगे उतना डेल्टा एक्स कम होगा। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी अगर हो जाएगा तो ये डेल्टा एक्स टेंस टू क्या होने लगेगा, 0 की तरफ टेंड होने लगेगा। भाई इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे मतलब एक लार्ज नंबर से डिवाइड करोगे तो डेल्टा एक्स क्या होगा, 0 की तरफ टेंड होने लगेगा, अप्रोच होने लगेगा। डेल्टा एक्स 0 के इक्वल नहीं है, ध्यान रखना, बट 0 के क्लोज है, बहुत बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल है डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कि इसको हम आगे चल के क्या ट्रीट कर सकते हैं, कैसे ट्रीट करेंगे, dx कह सकते हैं, जो कि मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था, ये dx हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं, ठीक है कि नहीं, बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं। एक चीज हम और बता दें आपको कि जैसे x इक्वल टू a को एनसीईआरटी में इस वाले पॉइंट को x नॉट कह दिया और आखिरी वाली पॉइंट को xn कह दिया, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है कि नहीं। एनसीईआरटी में तो हम लोगों ने x इक्वल टू a लिया, इसको x इक्वल टू b लिया, ऐसी n स्ट्रिप में डिवाइड किया, उसमें कोई ith स्ट्रिप, ith का मतलब 5th 6th 7th कोई भी जनरल में, तो ith स्ट्रिप कह दी हमने, ठीक है। इसका इधर वाला पार्ट क्या होगा, जैसे अगर x नॉट से शुरू होगा तो ये x1 होगा, x2 होगा, x3 हो, ऐसे करके आखिरी में क्या होगा, xn होगा। तो इधर क्या है, xi है, उससे थोड़ा सा कम। ये जो स्ट्रिप आपने शेडेड एरिया वाली जो स्ट्रिप ली है आपने, इसका जो एंड पॉइंट है इधर ये वाला वो xi है, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस स्ट्रिप का, जहां से वो स्ट्रिप स्टार्ट होती है, वो xi माइनस 1 है, ठीक है। तो विड्थ कैसे निकालेंगे हम, इस xi में से xi माइनस 1 को माइनस कर दीजिए तो विड्थ आ जाएगी क्या, डेल्टा एक्स, ठीक है कि नहीं। तो इस xi माइनस 1 में से करोगे तो क्या होगा, डेल्टा एक्स आपकी विड्थ आ जाएगी, ठीक है, ओके। और या दूसरे कंटेक्स्ट में आप ऐसे भी कह सकते हो कि b माइनस a अपान n है,
ठीक है। तो व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी होगा डेल्टा x टेंस टू 0 dx हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, अब एक बात ध्यान रखना कि x जो fx है वो फंक्शन है किसका, x का फंक्शन है। जैसे इसका x चेंज होगा फंक्शन की वैल्यू इट माइट चेंज, ठीक है। कोई कांस्टेंट फंक्शन होगा तो सेम रहेगा, लेकिन इस वाले फंक्शन में जैसे से x चेंज हो रहा है फंक्शन कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, यानी कि वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है। तो xi जब हम वैल्यू डालेंगे तो करेस्पॉन्डिंगली y के लंग, y एक्सिस के लंग जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो fxi हो जाएगी। क्या हो जाएगी, fxi हो जाएगी। इस स्ट्रिप का अगर हमें एरिया निकालना होगा तो ये लेंथ का काम करेगा fxi, और ये डेल्टा x क्या करेगा, विड्थ का काम करेगा, ठीक है कि नहीं। तो ये विड्थ हो गई, ये लेंथ हो गई। तो एरिया कैसे निकालेंगे, ये fxi लेंथ और डेल्टा x, इस डेल्टा x से मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आ जाएगा इस स्ट्रिप का। तो एक आयत जो स्ट्रिप है, आयत स्ट्रिप है, वो डेल्टा ai का मतलब एरिया ऑफ आयत स्ट्रिप। डेल्टा इसलिए लगा देते कि स्मॉल, लेकिन अगर वेरी वेरी स्मॉल होगा तो डेल्टा ए क्या होगा, डीए बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, डीए, अगर एरिया बहुत स्मॉल होगा। लेकिन अभी हम फिलहाल एरिया बहुत छोटा नहीं मान रहे, छोटा है लेकिन वेरी 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 स्मॉल नहीं है, ठीक है। तो डेल्टा ए आई क्या है, एफ एक्स आई डेल्टा एक्स है। तो ऐसे ये तो एक स्ट्रिप का एरिया आया, ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी, 1 2 3 4 5 1000 10,000 1 लाख 50 लाख 1 करोड़, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं, मिलियंस बिलियंस स्ट्रिप्स हैं, ठीक है कि नहीं। तो उन सब का एरिया जो है हमें टोटल निकालना है, तो क्या करेंगे, सम कर देंगे। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम 10th में पढ़ा होगा ना स्टेटिस्टिक्स में, सम मीन निकालते थे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एक्स आई करके याद करो। तो वही, तो सिग्मा कर देंगे, सिग्मा का मतलब सम कर देंगे, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा AN, उसको हम डेल्टा AI कह देंगे। बात समझे कि नहीं, सारी स्ट्रिप्स का एरिया, ठीक है। जैसे डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 है ना, ये सारा कहना है, इसको हम डेल्टा AN, इसको हम समेशन की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, सिग्मा का मतलब प्लस का मतलब क्या हुआ, सिग्मा डेल्टा AI, ठीक है कि नहीं। और I कहां से कहां तक वेरी करेगा, 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है, ठीक है। I की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी, समझे कि नहीं। तो डेल्टा AI का मतलब डेल्टा A1 डेल्टा A2, इन सारी स्ट्रिप्स का क्या है, एरिया। अच्छा, अलग अलग एरिया क्यों होंगे, इसलिए होंगे, आप खुद देखो, ये थोड़ा इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी कम है ना, इसका स्मॉल एरिया होगा, इसका बड़ा होगा, फिर स्मॉल एरिया होने लगेंगे, है ना। तो अलग अलग स्ट्रिप्स के एरिया अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो I इक्वल टू 1 से लेके n डेल्टा AI, ये क्या दे देगा आपका, ये टोटल एरिया। इस ग्राफ के नीचे टोटल एरिया कैलकुलेट करके दे देगा। क्या करेंगे जब हम सिग्मा करेंगे, ओके। अच्छा, डेल्टा AI है क्या, डेल्टा AI क्या है, ये इसका एरिया कितना है, ये लेंथ इंटू विड्थ यानी fxi, और डेल्टा x का जो मल्टीप्लाई हमने कर दिया था वो क्या आ गया, डेल्टा AI आ गया था, आयत स्ट्रिप का एरिया आ गया था। तो डेल्टा AI की जगह fxi डेल्टा x, यहां से इसकी वैल्यू उठा के यहां पे डाल दो, ठीक है कि नहीं। अच्छा, व्हेन n टेंस टू इंफिनिटी, जब नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इंफिनिटी हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो उस टाइम पे मैंने बताया था ना कि जब नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इंफिनिटी होंगे तो डेल्टा x क्या होगा, 0। तो ये डेल्टा x क्या होगा, 0 के टेंड होने लगेगा। उस टाइम पे पता है क्या होगा, उस टाइम पे बच्चों ये हो जाएगा dx हो जाएगा, और ये जो सिग्मा है इंटीग्रेशन में जो ये सिंबल यूज करते हैं, ये कहां से आया, ये s से आया। s का मतलब है, इससे इसको पकड़ो और थोड़ा ऐसे स्ट्रेच कर दो, खींच दो, तो ये s बन जाएगा। s का मतलब हो गया कि सम ऑफ लिमिट्स, ठीक है, यस, लिमिट ऑफ सम कहो या सम ऑफ लिमिट्स एक ही बात है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि, तो जब डेल्टा x टेंस टू 0 होगी तो इस समेशन की जो लिमिट होगी उसी को हम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ fx कहेंगे हम, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि ये जो है सिग्मा जो है समेशन है वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा। fxi की जगह हम सिंपली fx लिखेंगे। डेल्टा x टेंस टू 0, ये चीज क्या बन जाती है, मैंने बताया था, ये इसको हम dx कह सकते हैं, ठीक है। जब डेल्टा x टेंस टू 0 होता है तो उसको हम dx कह सकते हैं। फिर हम, ये हो गया डेल्टा x हो गया आपका dx, कहां से कहां तक, a से लेकर तक b तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो fx dx है एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप का एरिया बताएगा, ये छोटी सी स्ट्रिप का ये एरिया बताएगा। अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं
ए से लेके बी तक, तो ये सारा टोटल एरिया आ जाता है बच्चों। बात समझे कि नहीं, ये पूरा एरिया, ये मतलब यहां से लेके इस कर्व का ये टोटल एरिया आ जाता है, ये सारा का सारा एरिया आ जाएगा बच्चों, ठीक है कि नहीं, ये ऐसे आ जाएगा, पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स डी एक्स इस पतली सी स्ट्रिप का एरिया बताएगा, इंटीग्रेट कर दोगे तो ये टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो एफ एक्स इसका मतलब हो गया, ठीक है कि नहीं। तो इंटीग्रल ऑफ, इसको हम कैसे रीड करेंगे, दिस इज दी, तो ए फॉर एरिया क्या डिनोट कर रहा है, ये जो शेडेड एरिया है बच्चों वो डिनोट कर रहा है कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, फंक्शन का इंटीग्रल या इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स भी कह सकते हो, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स ओवर एक्स, है ना, ओवर एक्स, या विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स या ओवर एक्स, फ्रॉम कहां से कहां तक, ए टू बी। अब आप एनसीईआरटी अगर आप पढ़ने बैठोगे, जो मैथमेटिकल टूल्स में दे रखा है वो आपको सारा समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है कि नहीं। तो आई होप इंटीग्रेशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा आप सारे बच्चों को, कि किसी फंक्शन का ए से बी तक इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि उस फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाएं तो उस फंक्शन का जो ग्राफ है, इस फंक्शन के नीचे का जितना एरिया ए से लेके बी तक जो भी एरिया होगा उस एरिया को डिनोट करेगा। क्या डिनोट करेगा, एफ एक्स का इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन, एफ एक्स का इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, ए से बी तक, ठीक है कि नहीं। तो यानी कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया एरिया अंडर द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। आई होप सारे बच्चों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इंटीग्रेशन के फार्मूले, आपको 6-7 फार्मूले, बहुत कम फार्मूले बताएंगे जो आपको काइनेमेटिक्स में यूज होंगे। अननेसेसरी मैं पूरा इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स का 12th का नहीं कराऊंगा। फिजिक्स में जितनी रिक्वायरमेंट है आपको फार्मूले की, केवल उतने होंगे। जिन बच्चों को और ज़्यादा डिटेल में करना है इंटीग्रेशन, वो 7.1, 7.2, 7.3 12th की मैथ्स की जो एक्सरसाइज है मेरे चैनल पे ये वीडियोस पड़े हुए हैं, वहाँ पे आ करके वो डिटेल में कर सकते हैं। जिनको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीखना है उन बच्चों के लिए, तो वो वीडियो मेरे चैनल पे पड़े हैं, आप देख सकते हैं, इनके लिंक मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, इंटीग्रेशन क्या होता है कि इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है, इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, दैट्स वाई इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज वाई इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू क्या है, डी ओवर डी एक्स ऑफ जी एक्स, यानी कि जी एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक फंक्शन आ जाता है एफ एक्स। तो क्या कहा जाएगा कि ये जो जी एक्स होगा वो एफ एक्स का क्या होगा, इनडेफिनिट इंटीग्रल होगा, ठीक है। यहां पे जो जी एक्स है, हियर जी एक्स इज कॉल्ड द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। तो ये जो जी एक्स है, जिसको इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ एक्स आ जाए, ठीक है कि नहीं, तो जी एक्स इंटीग्रल इंडेफिनिट इंटीग्रल कहा जाएगा। किसका इंडेफिनिट इंटीग्रल, एफ एक्स का, ठीक है। यानी कि अगर हम एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दें तो क्या आएगा, इस एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा आपका, समझे कि नहीं, ठीक है। यानी कि इस एफ एक्स का जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है कि नहीं, एफ एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल है वो किसके बराबर होगा, जी एक्स का। अगर हम जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दें, यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ जी एक्स अगर हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। और अगर एफ एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे तो जी एक्स आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं, जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो फिर जी एक्स आ जाएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया, कॉस एक्स आया, और कॉस एक्स का अगर फिर से हम इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर से साइन एक्स आ गया। समझ में आ रही बात बच्चों। अच्छा, एक चीज और कि सपोज करो कि बेटे, एक चीज और हम ध्यान रखेंगे कि सपोज कभी ऐसे लिखा हो, ये एफ एक्स डी एक्स लिखा हो, ए टू बी भी लिखा हो, तो ये जो एफ एक्स होता है इसको हम इंटीग्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीग्रैंड, ठीक है कि नहीं।
dx के पहले जो फंक्शन होता है उसको इंटीग्रेंड करते हैं, मतलब इसका इंटीग्रेशन किया जाना है, ठीक है कि नहीं, इट इज टू बी इंटीग्रेटेड। और dx क्या बताता है, टू विच रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन इज टू बी डन, ठीक है कि नहीं, dx बताएगा कि टू विच रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन इज टू बी डन, इंटीग्रेशन इज टू बी डन, ठीक है कि नहीं। ए क्या है, आपकी लोअर लिमिट है, ए है आपकी लोअर लिमिट, और बी जो है आपकी, और बी जो है आपकी वो अपर लिमिट है, ठीक है। इस बी को क्या कहेंगे हम, अपर लिमिट कहेंगे, और ए को क्या कहेंगे हम, लोअर लिमिट कहेंगे। ये एफ एक्स जो है इंटीग्रैंड कहा जाएगा, और जो डी एक्स है, अगर मान लो यहाँ पे कुछ एफ टी डी टी होता तो डी टी ये बताएगा, ये टी डी टी बताएगा कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होना है, टी के रिस्पेक्ट में होना है, ठीक है। अगर यहाँ पे डी वाई होता, ये एफ वाई डी वाई होता, तो ये डी वाई क्या बताएगा कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होना है, वाई के रिस्पेक्ट में होना है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम लोग फटाफट फार्मूले करने वाले हैं, 6 फार्मूले सीख लोगे, राजा हो जाओगे आप, ठीक है कि नहीं दोस्त। तो ये फार्मूले हैं बच्चों 6, x की पावर n dx है। जैसे पहला फार्मूला है, क्या होगा, x की पावर n+1 अपान n+1 प्लस c, वेयर c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, c क्या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। ये सबके लिए एप्लीकेबल फार्मूला होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। क्यों, देखो जरा, x की पावर -1 अगर ले लेते हो ये, और आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हो तो आप खुद देखो, -1 + 1 अपान कितना हो गया, -1 + 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -1 + 1 क्या हो गया, x की पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड आने लगा ना, ठीक है कि नहीं, नॉट डिफाइंड होने लगा फंक्शन, इसलिए हम अवॉइड करेंगे x की पावर -1 के लिए ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। x की पावर -1 जब होगा यानी 1/x होगा, तो हम यहाँ पे ये वाला log x वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। बाई चांस कभी x की पावर -1 है भी, तो हम ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम ये यूज करेंगे, क्योंकि 1/x, ये 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, log x का, ठीक है कि नहीं। log x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा बच्चों, ठीक है कि नहीं, ई बेस पे, ओके। अच्छा, c जो है कांस्ट, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि जो c जो है, हमें हर बार हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिखना पड़ रहा है, ठीक है कि नहीं। इसके लिए हम ये सारे 6 इलस्ट्रेशंस एक एग्जांपल बताने के बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि c क्यों हम यूज करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो देखो, इसका एक एग्जांपल x की पावर मान लो 3 है, पहले वाले फार्मूले का एग्जांपल नंबर 1, x की पावर n कितना है, यहाँ पे 3 है बेटा, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 + 1 अपान 3 + 1 प्लस c, कितना हो गया, x की पावर 4 अपान 4 प्लस c हो गया, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ कभी x की पावर -3/2 dx हो, तो क्या हो जाएगा, ये x की पावर -3/2 + 1, कौन सा फार्मूला लगाओगे, x की पावर n, यानी पहला वाला फार्मूला क्या होगा, n+1 यानी -3/2 + 1 अपान n+1 यानी -3/2 + 1 प्लस c क्या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, x की पावर -3/2 + 1 कितना हो जाएगा, -12, नीचे क्या होगा, -12 होगा, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, -2 x की पावर -12 प्लस c। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। -2 पलट के ऊपर हो गया, -2 x की पावर -12 प्लस c हो गया, ठीक है, ओके। देन हम लोग बात करते हैं हम कि ये पहला हो गया, दूसरा आपको पता चल गया। थर्ड वाले में एग्जाम्पल नंबर 3 कि dx को x कैसे लिख दिया मैंने, dx है, इसको हम 1 × dx कहें, 1 × dx dx ही हो जाएगा बच्चों। 1 को अगर हम कह दें x की पावर 0 dx चलेगा, किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। अच्छा, x की पावर 0 कौन सा फार्मूला लग जाएगा, पहले वाला, तो क्या हो जाएगा, ये आपका x की पावर 0 + 1 अपान 0 + 1 हो जाएगा प्लस c, तो 0 + 1 यानी x की पावर 1, जिसको हम सिंपली x लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 1 x ही रहेगा, x + c हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ,
एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है बेटे कि सी एफ एक्स है। सी एफ एक्स में जैसे डिफ्रेंसिएशन में कांस्टेंट को क्या करते थे, डिफ्रेंसिएशन में बाहर निकाल देते थे डी ओवर डी एक्स के, ऐसे ही इंटीग्रेशन करते टाइम पे भी कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे 3x⁴ है, क्या करेंगे हम इसको, एक तो आई लिख लो, आई इक्वल टू का क्या मतलब है इंटीग्रेशन, तो कोई इंटीग्रल वैल्यू हो तो आई इक्वल टू लिख दिया करो, ठीक है कि नहीं, आई फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 3 क्या है यहाँ पे, 3 है आपका c, और ये जो x⁴ है वो क्या है आपका fx, है ना। तो ये c फॉर कांस्टेंट, fx क्या है यहाँ पे, फंक्शन x का क्या है x⁴, जरूरी नहीं अलजेब्राइक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट ये सब हो सकते हैं, e⁻x यानी एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, लॉग भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो 3 बाहर निकाल दो, अंदर क्या हुआ x⁴ dx हो गया, तो ये हो जाएगा 3x⁴, पहला वाला फार्मूला लगा दो, क्या x⁴ + 1 अपान 4 + 1 + c, कितना हो गया 3x⁵ अपान 5 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, 4 + 1 5, x⁵ अपान 5, ठीक है। सी कितना सिंपल है, 4th भी हो गया। अब बात करते हैं हम 5th वाले एग्जाम्पल नंबर 5 की, कि fx + gx, जैसे नहीं डिफरेंशिएशन पहले u का करते थे, फिर u + b का डिफरेंशिएशन, पहले u का फिर v का फिर ऐसे, तो ऐसे ही पहले fx का इंटीग्रेशन करेंगे हम, है ना, फिर क्या करेंगे gx। फॉर एग्जाम्पल आपका ये x³ + x⁷ ये लिखा हुआ है, अब क्या करोगे आप, तो क्या होगा, पहले इस x³ का इंटीग्रेशन होगा, यानी x³ dx प्लस x⁷ का इंटीग्रेशन, ये ऐसे लिख दोगे आप, ठीक है। ये fx है और ये gx है, ये fx की जगह क्या है x³ और gx के प्लेस पे क्या बेटे x⁷, ठीक है। तो पहले x³ का इंटीग्रेशन फिर x⁷ का इंटीग्रेशन है बेटा, तो x³ का क्या हो जाएगा x⁴/4 प्लस x⁷ का क्या हो जाएगा, x⁷ का क्या हो जाएगा x⁸ प्लस c हो जाएगा, ठीक है। कौन सा फार्मूला लगा दिया हमने, ये पहले वाला फार्मूला यूज कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटे, 6 वाला वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, एग्जांपल नंबर 6, कि i इक्वल टू सपोज करो 1 से लेके 2 तक है, ये x² dx, ये x² क्या है, फंक्शन है x का, x² इज द फंक्शन ऑफ x, a क्या है लोअर लिमिट, 2 क्या है अपर लिमिट, ठीक है। तो ये a to b fx dx, fx को इंटीग्रेशन, fx का इंटीग्रेशन किया क्या आया, fx कैपिटल fx आ गया, यानी x² का इंटीग्रेशन करोगे क्या होगा x³/3 आएगा। कौन सा फार्मूला लगाया, ये पहले वाला फार्मूला लगाया, है ना। तो ये क्या आ गया, चलो एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे आया, x⁻2 + 1 n + 1 अपान n + 1, नीचे 1 से लेके 2 हो गया, ठीक है। x⁻n + 1 अपान n कितना यहाँ पे 2 है बेटा, ये लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, तो क्या हो गया x⁻3 अपान 3 हो गया, 1 से लेके 2 तक है, तो जहां जहां x आया वहां पे क्या डालोगे 2, यानी कि 2 का क्यूब अपान 3 माइनस 1 का क्यूब अपान 3, तो जहां जहां x है पहले क्या डाल देंगे, अपर लिमिट डाल देंगे माइनस लोअर लिमिट डाल देंगे बच्चों, ठीक है। दैट इज 8/3 माइनस 1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीज। आप मजेदार एक बात बताते हैं कि सब में सी हम यूज कर रहे हैं, इसमें जब डेफिनिट इंटीग्रेशन, ये कौन सा इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, जब हमें लिमिट दे रखी होती है तो हम डेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रल होता है, ठीक है कि नहीं बेटा, डेफिनिट इंटीग्रेशन। और जब लिमिट नहीं होती है जब, तो हम सी लगाते हैं और उसको हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, हमें पता ही नहीं कहां से कहां तक का एरिया निकालना है, तो हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। जब हमें पता है कि जैसे x = a से लेके x = b तक का ये एरिया निकालना है हमें ग्राफ में, है ना, यहां से लेके x की वैल्यू a से लेके डेफिनिट है, वैल्यू डेफिनिट है, पता है हमें यहां से यहां तक, तो ये डेफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब आती है बात, एक चीज और है कि फटाफट ये सोच लो कि इसमें क्यों नहीं हम सी लगाते हैं, ठीक है। चेक करते हैं जरा फिर से एक बार कि a से b fx dx है, ठीक, ओके, अच्छी बात है। fx का इंटीग्रेशन किया, कोई दूसरा फंक्शन आ गया, मान लो कैपिटल fx है, पहले स्मॉल fx था, इंटीग्रेट किया, कुछ नया फंक्शन आ गया, fx हो गया, ओके।
अच्छा हाँ, एक बात ध्यान रखना, हमने इंटीग्रेट किया, हमें पता नहीं था, हमने सी लगा दिया। ओके, इसको इंटीग्रेट किया, सी लगा दिया। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, जहां जहां एक्स आया पहले बी डालो, अपर लिमिट। ओके, माइनस जहां जहां एक्स आया वहां पे ए डालो, लोअर लिमिट डालिए, तो क्या होगा, एफ ए प्लस सी हो गया। देन खोल दीजिए आप इसको, एफ बी प्लस सी, खोलोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ ए माइनस सी प्लस सी कैंसिल। ठीक है कि नहीं? तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि सी डालने के बाद जब सी कैंसिल ही हो जाना है तो क्यों डालोगे सी? तो दैट्स वाई डेफिनिट इंटीग्रेशन में सी की वैल्यू नहीं यूज करते हैं हमें। ठीक है कि नहीं? और वैसे ये सी का एक मीनिंग और भी होता है कि जब ये सी आता है तो जब फैमिली ऑफ कर्व्स भी देने लगता है, जो कि आप आगे चल के पढ़ेंगे, जब डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे तब सी का मीनिंग समझ में प्रॉपर आएगा आपको तब। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी बेटे आप सारे बच्चों को। अब हम लोग ये फार्मूले हम लोगों ने सीख लिए, हम एक चीज़ और सीखने वाले हैं भी हम। तो बच्चों हम लोग 4 एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो इंटीग्रेशन में हमने फार्मूले सीखे हैं उनको अप्लाई करेंगे। कैसे? पहला क्वेश्चन है 4x³ - 3/√x + 7x + 3dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम आई मान लेते हैं, आई इक्वल टू, तो क्या होगा कि अचानक इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, जैसे डिफ्रेंशिएशन नहीं करते थे पहले, उसको डिफ्रेंशिएशन के लायक बनाते थे, ऐसे इसमें भी इंटीग्रेशन के पहले लायक बनाएंगे उसको, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी विल स्टार्ट डूइंग इंटीग्रेशन 1 बाई 1। कैसे? 4x³ है, ओके, -3 ये जो नीचे अंडर√x है ये क्या है आपका, x⁻½ है, ऊपर जाएगा अंडर√x मतलब x⁻½ ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, x⁻−½ हो जाएगा, प्लस 7x प्लस 3dx। तो इसका इंटीग्रेशन करो पहले, 4x³ dx, ये dx लगाना सबके साथ मत भूलना, इसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है। ठीक है, तो -3x⁻−½ dx प्लस 7x dx प्लस 3dx है, खाली 3 नहीं है, 3 के साथ dx का इंटू होगा, 3dx, दैट इज 4 बाहर निकाल दो, अंदर क्या हुआ, x³ dx -3x⁻−½ dx प्लस 7 बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को बताया था ना, कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन के, तो 7x dx हो गया। ठीक, प्लस 3 बाहर निकाल दो, क्या हुआ, dx हो गया, दैट इज 4x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴/4 -3x⁻−½ प्लस 1 अपान -½ प्लस 1 प्लस 7x का क्या होगा इंटीग्रेशन, x⁻1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, नेक्स्ट टाइम x का इंटीग्रेशन x² / 2 डायरेक्ट कह दिया करना, प्लस 3dx का इंटीग्रेशन क्या बताया था, फार्मूला नंबर 3, dx का इंटीग्रेशन x बताया था प्लस c, दैट इज 4 से 4 काटा, x⁴ माइनस 3x⁻−½ प्लस 1 कितना हो गया, हाफ बचा, नीचे -½ प्लस 1 क्या हुआ, हाफ हो गया बेटा, प्लस 7x⁻2/2 प्लस 3x प्लस c। ठीक है, तो ये 2 पलट के ऊपर जाएगा, 6 हो जाएगा, x⁻6x⁻½ प्लस 7x² प्लस 3x प्लस c। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको इंटीग्रेशन इस तरीके से। अब हम लोग इंटीग्रेशन नंबर 2 करने जा रहे हैं बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अंडर√x प्लस 1/√x का स्क्वायर है, तो i इक्वल टू ले लो अंडर√x प्लस 1/√x का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a² प्लस b² प्लस 2ab, a की जगह अंडर√x है, b की जगह 1/√x है, अंडर√x का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, x प्लस अंडर√x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x अंडर रूट हट जाएगा, रूट x कैंसिल हो गए बच्चा, क्या 2। अब हम x का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हम 2 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² / 2, क्यों होगा, क्योंकि x खाली x मतलब x⁻1 है यहाँ पे, अंडरस्टूड है, तो x क्या होगा 1 + 1
अपान नीचे 1 + 1, तो क्या होगा x⁴2/2 हो जाएगा। तो x⁴2/2 हो गया, प्लस 1/x का क्या हो जाएगा log x, प्लस 2 बाहर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x हो जाएगा 2x + c हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 2x - 3/x³ dx था। 2x - 3/x³, 2x के नीचे पहले x³ ले जाओ, -3 के नीचे, 3 के नीचे x³ अलग कर दो, x से x³ को काटोगे x², x³ ऊपर ले गए बच्चों x⁻³ और x⁴2 ऊपर ले गए, x क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -3 x⁻³, फिर 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन के, 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, x⁻² का क्या हो जाएगा, पहला फार्मूला है ना बेटा, कौन सा फार्मूला पहला, यही xn dx क्या बताया था, फर्स्ट मास्टर फार्मूला xn+1 n+1/n+1 है ना। तो x⁻² + 1/-2 + 1 -3 x⁻³ + 1/-3 + 1 ये वाला फार्मूला लगा दिया, पहला वाला इंटीग्रेशन का फार्मूला। -2 + 1 क्या होता है -1, -2 + 1 -1, -3 + 1 -2, -3 + 1 -2। तो ये -2 हो गया, x⁻1 को नीचे ले आओगे प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया बेटा 3/2 x⁻², चाहे तो नीचे x⁻² को नीचे ले आओगे x⁻+2 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो ये भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 एक ऐसा लिया है जिसमें जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है कि नहीं। तो इसमें u + at dt का इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट t है, वेयर u एंड a आर कांस्टेंट। ठीक है कि नहीं, u क्या है कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है। ठीक है कि नहीं। काइनेमेटिक्स में आगे हो सकता है हम लोग ये भी पढ़ें कि u इनिशियल वेलोसिटी है जो कि कांस्टेंट होगी, a क्या है एक्सिलरेशन है, कांस्टेंट है मान लो। ठीक है, तो u + at dt इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या करेंगे, तो इसको अलग करेंगे u dt प्लस at dt, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इसको, t के रिस्पेक्ट में। u कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, a कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन के। अब क्या करेंगे हम, u इस dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, क्यों, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, तो dt का इंटीग्रेशन t होगा बेटा। ठीक है, तो dt का इंटीग्रेशन t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t प्लस a, t है, ये खाली t नहीं है बेटा, पता है क्या है ये t की पावर 1 है एक्चुअली, समझे कि नहीं, जैसे t की पावर 1 dt, तो क्या होगा t की पावर 1 + 1 अपान 1 + 1 क्या होगा t²/2, कौन सा फार्मूला नंबर 1, x⁻n+1 अपान n+1 नहीं पढ़ा था, बस ये है कि वहां पे x dx था, यहां पे मान लो t है, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t²/2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, तो क्या हो जाएगा u, ये t की जगह t डाल दो, -0 0 टू, ठीक है, क्या किया पहले आपने अपर लिमिट डाल दी, t की जगह t डाला, माइनस t की जगह 0 डाल दिया, फिर प्लस a, अपर लिमिट जहां t है पहले t डाल दो, t²/2 माइनस t की जगह 0 डालोगे तो क्या होगा 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका i की वैल्यू कितनी आई ut प्लस at²/2 क्या हो जाएगा हाफ at² हो गया। ठीक है कि नहीं, ये वैल्यू आ गई आपकी। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है कि हमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में c लगाना पड़ता है। ठीक है कि नहीं, क्यों c लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों यूज़ करते हैं c। ठीक है, जैसे नहीं ये t²/2 तो प्लस c लगाना पड़ गया। ठीक है कि नहीं, क्यों ज़रूरत पड़ रही है अभी बताते हैं हम आपको। ठीक है, तो बच्चों why do we use c in indefinite integration, क्या होता है कि जैसे कि d/dx ऑफ x³ किया 3x² आया, ओके, कैसे x³ का 3x² कैसे आ गया, आपको पता है ना d/dx ऑफ x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या बताया था, n x की पावर n-1, तो d/dx ऑफ x³ क्या होगा 3x की पावर 3-1, 3x की पावर 2 आ जाएगा ना, है ना, 3x की पावर 2 आ गया, तो d/dx ऑफ x³ क्या होगा 3x की पावर 3-1 यानी 3x²। अगर हम x³ + 5 का करते हैं डिफ्रेंशिएशन तो x³ का क्या होगा 3x²
और 5 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 0, 3x² प्लस 0 क्या होगा 3x², x³ प्लस पाई, x³ का डिफ्रेंसिएशन 3x², पाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 0 यानी कि 3x²। जरा इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं क्या ये आता है, चेक करते हैं 3x²। लेकिन वैसे बाय डेफिनेशन आपको पता होगा, मैंने बताया था कि अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये आता है तो इसका इंटीग्रेशन गारंटी है कि फिर इसका इंटीग्रेशन ये होगा। चेक करते हैं 3x² dx है, 3 कांस्टेंट है बाहर निकाला, x² dx, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटे x³/3। कौन सा फार्मूला लगाया, वही 2 + 1/2 + 1 करके, तो क्या हुआ x³/3 आ गया ना बेटा। तो इसका मतलब x² का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये 3x² का इंटीग्रेशन क्या आ गया x³। ओके, 3x² का इंटीग्रेशन x³ हो गया, बिल्कुल सही बात। अब x³ + 5 का भी डिफरेंशिएशन 3x² है, x³ + पाई का भी डिफरेंशिएशन 3x² है। तो 3x² को इंटीग्रेट करके ये आएगा कि 3x² को इंटीग्रेट करके ये आएगा कि 3x² को इंटीग्रेट को ये आएगा। कौन सा आएगा पता नहीं हमको, बात समझे कि नहीं। ऐसे तो इनफाइनाइट आ सकते हैं इंटीग्रल वैल्यूज, तो हम क्या करते हैं कि +c लगा सकते हैं। c 0 कर दोगे तो ये हो जाएगा, c 5 कर दोगे तो ये हो जाएगा, c की वैल्यू पाई कर दोगे तो ये वाला हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होने के ड्यू टू जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि वो कौन सा कांस्टेंट रहा होगा जिसका डिफरेंशिएशन 0 आया होगा, और हम दोबारा जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसे हम ढूंढ नहीं पाते हैं। तो c को वैसे निकालने की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ोगे, c को कभी हमें फाइंड आउट करना होता है तो कोई ना कोई कंडीशन दे दी जाती है सो दैट यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम c का यूज़ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्यों करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप करेंगे तो पता चलेगा कि इस c का भी बहुत बड़ा मीनिंग है। ये c जो है फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करने लगती है। ठीक है, जय भारत, जय हिंद।